हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही खुश हैं, मस्त हैं और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे हैं, राइट। ये बात मैं हर क्लास से पहले ज़रूर कहती हूँ मेरे बच्चों को, है ना, क्योंकि मेरे बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपके कमेंट्स बता रहे हैं, राइट। तो मैं पूनम प्रजापत कक्षा 12वीं में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। फटाफट एक बार जो पीछे चैप्टर हुआ है, जो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन, उस पर थोड़ी सी बात करते हुए मैं आज के इस चैप्टर पर आऊँगी, क्योंकि पीछे के जो बच्चे कमेंट्स लिख रहे हैं उनका आंसर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप जो लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, जो डाउट्स हैं, बेसिकली वो डाउट नहीं है, है ना, हम उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं बेटा, है ना। एक बच्चे ने कहा कि मैम जो नॉर्मलता है वो नहीं समझ आ रही है, ऐसा उसमें कुछ था ही नहीं। नॉर्मलता क्या होती है, 1 लीटर विलियन में ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता होती है, राइट, वही होता है। अब उसका सूत्र जो वहां पर लिखा गया है उसमें समझने जैसा कुछ नहीं है बेटा। ग्राम तुल्यांक की भार, 1 ग्राम में किसी वस्तु का तुल्यांकी भार, किसी सॉल्यूशन का तुल्यांकी भार, वो ग्राम तुल्यांक भार होता है बेटे। डन, नो इश्यू है। कुछ बच्चों ने लिखा कि मैम मेरा होमवर्क, जैसा कि मैंने लास्ट 1 क्लास में कहा था कि बच्चों क्लासेस रेगुलर देखो, चैप्टर को रेगुलर देखोगे, सारे लेक्चर्स चैप्टर के देखोगे तभी जाके वो समझ में आएगा। तो बच्चों ने लिखा कि मैम हमने सब कुछ किया है फिर भी थोड़ा कम समझ आ रहा है। नो इशू, कितनी बार हम लोग उस चीज़ को डेडिकेटली देख रहे हैं वो मैटर करता है। आपने अगर लिखा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं मान ही नहीं सकती हूँ ये बात, क्योंकि हम खुद एक कोई भी शिक्षक होता है वो भी तो कभी विद्यार्थी हुआ होगा ना, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट टीचर बन गया ना, वो भी तो कभी ना कभी स्टूडेंट रहा होगा ना। स्टूडेंट है वो तभी जाके आज टीचर भी बना है ना। तो तुम्हारी जगह खड़े होके ही हम यहाँ आए हैं। तो जब आप उसको नोट्स में उतार रहे हो उस समय आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो। ऐसा नहीं हो कि आप मोबाइल में से देख के उतार रहे हो और पास में कोई भी आपका फ्रेंड बैठा हो या कोई भी आपकी बहन है, छोटा बहन भाई है, बैठा हो, बातें कर रहा है और आप नोट्स बना रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो समझ में नहीं आएगा। केवल उतारना पर्पस नहीं है, नोट्स बनाने का मतलब होता है कि आप उसे कितना अपने दिमाग में भी उतार रहे हैं कॉपी के साथ साथ। डन, क्वेश्चन का आंसर मिल गया। थर्ड एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि आप लोगों ने कहा कि मैम इसके न्यूमेरिकल्स हमसे नहीं हो रहे हैं, हो ही नहीं सकता है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में जो न्यूमेरिकल कराए हैं, वो जो फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं और जो बाकी क्लासेस में फॉर्मूलाज बताए हैं, डेफिनेटली आप उनको कवर करो, उन फॉर्मूलाज को लगाओ, होगा सॉल्यूशन आएगा, ऐसा हो नहीं सकता बेटा। उसके बाद कोई क्वेश्चन रह जाता है तो वो क्वेश्चन आप टेक्स्ट करके रख दें कमेंट सेक्शन में, मैं उसका आंसर आपको क्लास में जरूर दे दूंगी। डन, यू डोंट वरी कि हम देख नहीं रहे हैं या हम सुन नहीं रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। डन, बात समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए मैं कह रही हूं बार बार आपको कि प्लीज 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 ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है। तो चलिए जी, आज ये बात कंप्लीट हो गई, पीछे के सेशन की बातें कवर, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट सॉल्यूशन। सेकंड चैप्टर में आज हम कदम रख रहे हैं, जो चैप्टर है आपका वैद्युत रसायन, राइट। अब वैद्युत रसायन क्या होता है, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक से इसको स्टार्ट करेंगे, और बच्चों को ये टॉपिक थोड़ा सा यूं लगता है कि पता नहीं इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं, कोई एलियंस नहीं होंगे बेटा, इसमें भी वैसी बेसिक चीजें होंगी जो पीछे के चैप्टर में हुई है, ठीक है। विद्युत रसायन का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को कनेक्ट करेगा, धारा के बारे में बताएगा, और वो धारा जो होती है वो किसमें अपन किसको लगाकर हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि एक बल्ब है वो कैसे जल रहा है, तो उसमें बैटरी लगाते हैं, बैटरी में क्या होता है, सेल होता है, वो सेल क्या होता है, ये सब भी हम आज डिस्कस करेंगे। डन, तो आज का चैप्टर शुरू करें उससे पहले होमवर्क की बात करना तो बनता है कि हम लोगों ने जो भी आज हम टॉपिक पढ़े हैं या पीछे जो हमने पूरा चैप्टर कवर किया है 5 लेक्चर्स में, उनका जो भी होमवर्क आपको दिया गया है प्लीज़ 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 उसे अच्छे से कवर करना, अपने मेन कॉपी में ज़रूर लिख लेना, नोट्स ज़रूर बना लेना, और आज के क्लास के भी जो भी क्लास में आपको होमवर्क मिल रहा है वो होमवर्क का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में
दिया गया है, आप वहां पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपको वो होमवर्क में क्वेश्चंस दिखेंगे और क्वेश्चंस के आंसर। बच्चे कह रहे हैं कि मैम इनके आंसर्स नहीं मिलते हैं। आंसर्स तो हैं, आंसर है, डायरेक्ट आंसर भी दिया हुआ है, पर उसका सॉल्यूशन प्रॉपर मतलब आपको निकालना है, क्योंकि वही तो प्रैक्टिस है भाई। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। डन, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, सारी बातें मैंने कवर कर दी है। फाइनली आती हूँ अपने टॉपिक पर। आओ बच्चों शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में सेल के प्रकार, गैल्वेनिक सेल और क्या राजा गैल्वेनिक सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सब बच्चे रेडी हैं? तो जल्दी से फटाफट आ जाइए, क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी आपके प्रिय मित्रगण हैं उनके साथ, ताकि आज क्लास सभी बच्चे आराम से देख सकें। जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लें, शेयर कर दें इस चैनल को, ताकि सभी बच्चे 12th में जो आ चुके हैं वो यहाँ पर आकर अच्छे से क्लासेस ले सकें। चैप्टर वाइज डिटेल्ड नोट्स आपको भी यहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डन, आइए जी। तो सबसे पहले वैद्युत रसायन क्या होता है ना। वैद्युत रसायन का क्या मतलब होता है। वैद्युत रसायन का मतलब होता है कि अपने पास, वैद्युत रसायन का मतलब होता है कि अपने पास क्या है भाई। वैद्युत का मतलब होता है विद्युत का मतलब होता है कि कोई भी सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कि नहीं, है ना। जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, सॉल्यूशन में गमन हो रहा है, तो एक एनर्जी लगती है। आप भी कोई काम करते हैं, ऊर्जा लगती है कि नहीं लगती। आप यहाँ से चलकर जाओगे, ऊर्जा लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी ना, बिल्कुल लगती है। तो वो ऊर्जा जब लग रही है तो ऊर्जा का एक दूसरे में रूपांतरण क्या होता है, कौन सी ऊर्जा का किसमें रूपांतरण होता है, यहाँ पर उस ऊर्जा के रूपांतरण की ही स्टडी हम करेंगे। ऊर्जा का जब रूपांतरण होता है तो उसे हम रसायन कहते हैं। अब वैद्युत रसायन में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है, रूपांतरण होता है, परिवर्तन होता है। इसका अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई, हाँ या ना। जैसे कि मैं अगर समझाना चाहूं अगर इसको, तो मैं बेसिकली बताऊंगी कि कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी विलयन है, ठीक बात है, इस विलयन के अंदर आयन है, आयन है तो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जब क्या करते हैं, गमन करते हैं, क्या करते हैं, गमन करते हैं, तो गमन करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अब ये जो ऊर्जा है बेटा, ये ऊर्जा कई प्रकार की हो सकती है। तो ऊर्जा जो होती है वो एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, बदलती है, परिवर्तित होती है। तो ऊर्जा का जो रूपांतरण है, ऊर्जा का जो रूपांतरण है, वो रूपांतरण की जो स्टडी है उसे ही हम क्या कहते हैं, जिस शाखा में करते हैं उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट। चले, बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को। आराम से धीरे से पढ़ो, चीजें समझ में आएगी। हो सकता है किसी को एक बार पढ़ने में समझ में आता है, किसी को 4 बार पढ़ने से आता है, किसी को 6 बार पढ़ने से आता है, लेकिन समझ तो आ रहा है ना, पढ़ तो रहा है ना। कहते हैं कि हर बच्चा मेरिट नहीं ला सकता, क्यों, क्योंकि केवल होशियार बच्चे ही क्यों ला सकते हैं मेरिट, कमजोर बच्चा क्यों नहीं ला सकता, ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि हम बच्चों में वो चीज चाहते ही नहीं है, हम उनको बताते ही नहीं है कि बेटा होशियार हो चाहे कमजोर हो सकता है कि होशियार बच्चे को एक बार पढ़ते ही याद हो रहा है, तो जो बच्चा मीडियम है, जो क्लास में सेकंड आ रहा है, 4th 5th आ रहा है, वो बच्चा 4 बार पढ़ करके फर्स्ट रैंक ला सकता है, पर ला तो सकता है ना। दुनिया में ऐसी कोई चीज है नहीं बेटे जो पाई नहीं जा सकती है। मेहनत करो तो हर चीज मुट्ठी में हो सकती है, राइट। वो मेहनत ही तो नहीं हो रही है बेटे, तो थोड़ा सा ध्यान करना है। 12वीं कक्षा में हो इसलिए मैं बार बार इन चीजों को आपको क्लिक करवा रही हूं ताकि आप अच्छे से इनको पढ़ सकें। ठीक बात है, क्लियर हो चुकी होगी बात
कि आयन जो है उसमें अपन जो ऊर्जा का रूपांतरण का अध्ययन करते हैं उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। तो चलते हैं आगे। ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, आप इसको अच्छे से उतार लेना। अब चलते हैं हम सबसे पहले परिभाषा की ओर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। जिस पात्र में ये घटनाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं भाई? सेल कहते हैं। मैंने कहा ना एक सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन को बाहर तो नहीं रखूंगी ना, किसी न किसी पात्र में ही रखूंगी बेटे, हाँ या ना? ऐसा तो नहीं है हिलकते डुलकते लो वही सॉल्यूशन हाथ में ही है, नहीं नहीं, वो पानी है, वो द्रव है, वो द्रवीय चीजों को हाथ में लेकर नहीं चला सकता, उसके लिए कोई अलग से कंटेनर होना चाहिए। डन। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? जिस कंटेनर में सॉल्यूशन को रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। बात समझ में आई है या नहीं? सभी बच्चे अच्छे से बताएंगे कि यस मैम क्लियर है। डन। सेल के प्रकार। अब सेल कितने प्रकार के होते हैं? आइए, पहला है सेल, दो प्रकार के होते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल। अब बेटा विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल को हम किस तरह से समझ सकते हैं? थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। क्या ध्यान दो? ध्यान ये दो कि आपके पास जो भी चीजें हैं, चाहे मैं किसी भी फॉर्म में बात करूं, जैसे कि आपने घड़ी पहनी हुई होगी, मैंने भी पहनी हुई है ना? अब तो स्मार्ट वॉचेस आ चुकी हैं, लेकिन घड़ी में सेल लगते हैं। दीवार घड़ी है घर में, उसमें सेल लगते हैं। और एक हमारे घर में इन्वर्टर भी लगा है, आजकल सबके घर में लगा है, वो भी बैटरी ही है, वो भी सेल ही है। इन दोनों में क्या फर्क है? एक छोटा सा हिंट समझो। एक तो है जिसे हमने यूज किया और जब वो डिस्चार्ज हो गया तो हम उसको फेंक देते हैं, जैसे घड़ी का सेल है, घड़ी चली जब तक तो ठीक है, जिस दिन बंद हो गई हमने भी सेल को निकाला, फेंक दिया, खत्म। क्या है? क्या हुआ? कुछ नहीं। इसमें क्या हुआ कि जैसे ही हमने सेल को यूज किया, फेंक दिया, तो वन टाइम यूज हुआ ना। वैसे सेल हमेशा विद्युत अपघटनी सेल होता है। वहीं पर आपके घर की बैटरी है, वो डिस्चार्ज होती है तो हम लोग क्या कहते हैं? मम्मी पापा चिल्लाने लगते हैं, इसमें पानी नहीं भरा क्या, इसमें पानी नहीं डाला क्या? तो हम कहते हैं अरे बाबा सही है सही, तभी डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि सॉल्यूशन थोड़ा कंसंट्रेट हो जाता है तो आयनों को गमन करने के लिए स्पेस नहीं मिलता है, तो वो वहां पर चार्ज नहीं हो पाती, राइट? तो उसे वापस हम चार्ज कर सकते हैं। आपके मोबाइल की बैटरी, जो कि बहुत आसान सा एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हैं। तो वहां पर भी हम यही बात करते हैं कि आपके पास क्या है? वो सेल जिसे पुनः चार्ज किया जा सकता है, रासायनिक सेल जिसे चार्ज नहीं किया जा सकता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। ठीक सा समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? ओके, डन। चलते हैं आगे। अब सबसे पहले वैद्युत रासायनिक सेल की बात कर लेते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को, ध्यान करना बच्चों, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। गैल्वनी और वोल्टीय सेल। कौन कौन से सेल? दो प्रकार के सेल हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम लोग गैल्वेनिक सेल, वोल्टीय सेल, और हम लोग उसे कौन सा सेल? जिंक कॉपर सेल भी कह सकते हैं, डेनियल सेल के भी नाम से जान सकते हैं। ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? कई प्रकार होंगे जिन्हें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पर आपको बस इतना पता हो जिसमें रासायनिक ऊर्जा को, अब याद कैसे रहेगा मैडम? आपने इतनी बात तो बोल दी, पर याद कैसे रहेगा? वैद्युत रासायनिक सेल होता है, राइट? तो वैद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक सेल है, तो रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होगी बेटा? विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा किसमें बेटे? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। क्लियर? और विद्युत अपघटनी सेल है तो विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होगी? रसायन ऊर्जा में। डन? नहीं भूलना है, नाम से ही आंसर निकल के आ रहा है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक बात? चले, ओके, डन। अब आता है विद्युत अपघटनी सेल, जो वैद्युत ऊर्जा को क्या करता है भाई? विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उसे हम लोग क्या कह देते हैं? विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कह दे सकते हैं। डन। अब इन दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, सो प्लीज अच्छे से इसको पढ़ना है, अच्छे से नोट करना है अपनी अपनी कॉपी में।
सभी बच्चे नोट करेंगे। वैसे तो हम लोग बातें बहुत कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, बट फिर भी एक कहते हैं ना सिस्टमैटिक अंतर आपको पता होना चाहिए। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। डन, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है। एक तो स्वतः होती है, एक स्वतः नहीं होती है। ठीक है। इसमें एनोड ऋणात्मक तथा इसमें एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक होता है। कैसे होता है वो हम अभी बात करेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर माइनस क्यों होता है और कैथोड पर प्लस क्यों होता है, जबकि अपघटनी में एक पर प्लस एक पर माइनस क्यों होता है ना। जनरली अगर मैं बात करूं तो एनोड पर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर माइनस। पर रासायनिक सेल विद्युत अपघटनी सेल का ही मॉडिफाइड रूप है, यानी कि विद्युत अपघटनी सेल को कन्वर्ट किया गया है एज ए रासायनिक सेल, है ना। पहले तो हमारे पास कौन से सेल थे, पहले जब सबसे पहले क्या हुआ था, रिसर्च हुआ था, तो सेल वही बने थे जो वन टाइम यूज हो रहे हैं। उसके बाद हमने इसके ऊपर और रिसर्च किया तो हमें मालूम चला कि इनको रिचार्ज भी किया जा सकता है ना, इनको वापस रीयूज किया जा सकता है। तो ये उसी का ही भाग है। तो क्यों होता है ऐसा, इन सब पर डिस्कस हम आज करेंगे। इसमें लवण सेतु होता है। अगर सेल की बात करूं तो ये दो पात्रों में होने वाली अभिक्रिया है। विद्युत रासायनिक सेल में दो पात्र होते हैं, इसलिए इन्हें दो पात्र अलग अलग हैं। दो चीजें अलग अलग है तो उन्हें जोड़ना तो पड़ेगा ना भाई। तो जोड़ने के लिए एक जो भी कार्य होता है उसे हम सेतु कह देते हैं। ठीक बात है। लवण सेतु का प्रयोग नहीं करते हैं, लवण सेतु का प्रयोग नहीं करते हैं किसमें, जब पात्र ही एक है तो काय का लवण सेतु, भाई काय का जोड़ना काय का घटाना, है कि नहीं। सिंपल सी बात है भाई, मुद्दे की बात तो यही है। अगर दो भाई हैं वो अलग अलग घर में रह रहे हैं तो तीसरा आकर के उन्हें जोड़ने का काम करेगा, तब तो भाई अलग अलग है तो जोड़े ना। जब फैमिली जॉइंट है जिसको अलग अलग कहीं रहना ही नहीं है, सब एक ही घर में हैं, तो उनके लिए कौन सा सेतु वो काम करेगा, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं चाहिए। पर यहाँ चाहिए क्योंकि ये अलग अलग पात्रों में होती है। ठीक बात समझ में आयो, ठीक बात है। चलो जी, इसमें इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में एनोड से कैथोड की ओर जाता है। इसमें इलेक्ट्रोड बाह्य परिपथ, बाहर से एक परिपथ जोड़ेंगे तो एनोड से कैथोड की ओर, इसमें बैटरी से प्राप्त होता है, ये कैथोड से प्रविष्ट होते हैं और एनोड बाहर से निकल जाते हैं। ठीक सा बात क्लियर हो गई होगी, सबको बात समझ में भी आ गई होगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी आ जाओ, आप चलते हैं आगे। अब आता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, वोल्टियर सेल सब एक ही है। ठीक बात, आओ जी। गैल्वेनिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सही बात है, डेनियल सेल हो, डेनियल बोल दो, है ना, गैल्वेनिक सेल बोल दो, वोल्टियर सेल बोल दो, ये क्या काम करते हैं, ये रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं भाई, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत रसायन विज्ञान का आम अनुप्रयोग है, बैटरी भी इसे कहते हैं। इसका आविष्कार लुइगी गलवानी या एलेसेंड्रो वोल्टा द्वारा किया गया था, जिसमें वोल्टेज बनाने की क्षमता है, विभव उत्पन्न करने की क्षमता है। ठीक, अब आता है गैल्वेनिक सेल। इस सेल में एक कंटेनर होता है। ठीक बात है, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, इनमें कंटेनर होते हैं इस तरह से, जिनके अंदर सॉल्यूशन रखे जाते हैं। ये सॉल्यूशन रख दिए। अब दो कंटेनर है, एक के अंदर ZnSO4 डाल दिया, एक के अंदर बेटा CuSO4 डाल दिया। पर सेल जब तक नहीं, जब तक इनके अंदर डंडियां ना दिखे, डंडियां इनके जिनके अंदर क्या ना दिखे बेटा, इलेक्ट्रोड ना दिखे, धातु की छड़ ना दिखे, धातु की छड़ ना दिखे। पर क्या गैल्वेनिक जो सेल बनता है उसके अंदर क्या होता है कि
जो वैज्ञानिक था उसने सिंपल कर दिया, ज्यादा बच्चों को तकलीफ ना हो, उन्होंने तो अपनी झेली होगी परेशानियां, पर बच्चों को पढ़ते समय दिक्कत ना हो, उसने क्या किया, उसने कहा कि धातु की छड़ वही होगी जो धातु का सॉल्यूशन होगा। जो आपके पास लवण है उसी में उपस्थित धातु की ही छड़ बनाओ। अगर ZnSO4 का है तो जल्दी बताइए छड़ किसकी होगी, ऑफ कोर्स जिंक की होगी। CuSO4 है तो छड़ किसकी होगी, Cu की होगी। बोलो ना, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बात समझ आई कि नहीं आई? Zn और Cu क्लियर हुआ। अब बेटा दो अलग अलग पात्र है कि नहीं, है कि नहीं, बिल्कुल है। तो इनको जोड़ने के लिए तीसरा व्यक्ति आना होगा ना। जहां फूट डली हो वहीं तीसरे को मौका मिलता है, जहां एकता हो वहां तो दूसरे की जरूरत नहीं है भाई। तुम खुश मैं खुश, जान दो भाई, डन, ओके। तो यहां पर अपन देखते हैं कि अपने पास जो ये है कॉन्सेप्ट, इसके अंदर अपने पास इन दोनों को जोड़ने के लिए तीसरे व्यक्ति को लाना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहेंगे बेटे, उसे हम लवण सेतु कहें। ठीक बात है, ओके। जिसमें सांद्र कॉपर सल्फेट का तरल अंदर रखा जाता है, कॉपर छड़ में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है और यह कैथोड की तरह कार्य करता है, और जिंक सल्फेट में जिंक की छड़ होती है वो एनोड की तरह कार्य करती है। देखो ये रहा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी भरा जाता है, या ZnSO4 भरा जाता है जिसके अंदर जिंक की छड़ होती है। इस प्रकार यहां पर जिंक सल्फेट कर देना, एक ताल तांबे की छड़ और जस्ते की छड़ के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है और विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। यानी कि अगर मैं इस तरह से दो पात्र लूं और उन दोनों को एक लवण सेतु से जोड़ दूं, और यहां पर क्या है Cu, यहां क्या है बेटे Zn, ठीक बात। अब यहां पर अपन ने एक सॉल्यूशन भर दिया ZnSO4 और यहां एक सॉल्यूशन भर दिया CuSO4, ठीक बात। अब आपको एक सक्रियता श्रेणी या रासायनिक श्रेणी नाम सुनी होगी 11th में, फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में, जिसके अंदर आपको एक सीरीज दी गई थी जिसमें Zn ऊपर है, फिर हाइड्रोजन है और फिर कॉपर नीचे है। तो वहां पर आपको पढ़ाया गया है कि हाइड्रोजन से ऊपर जो होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं और नीचे वाले कम क्रियाशील होते हैं। तो ये कहा गया ऊपर स्थित धातु नीचे स्थित धातु का क्या कर देती है, अपचयन कर देती है। ये ज्यादा क्या होती है, क्रियाशील होती है। क्रियाशील होती है तो अपने में से इलेक्ट्रॉन का दान करती है, और जो व्यक्ति अपने से इलेक्ट्रॉन का दान तभी कर सकता है जब अपने पास इलेक्ट्रॉन हो। अच्छा एक बात बताओ, चलो ये बात तो थोड़ा सा ठीक है अपने कॉन्सेप्ट पर है, चलो रियल लाइफ से कनेक्ट कर लेते हैं कि व्यक्ति जो धनवान है वही तो दान कर रहा है कि नहीं। आज धनवान व्यक्ति धन का दान कर रहा है, बेचारा जो गरीब है जो फुटपाथ पर बैठा है क्या वो दान कर सकता है? वो तो खुद अपना पेट भरने के लिए काम कर रहा है, उसके पास इतना नहीं है, उसके पास इतना ही है कि वह सुबह जाकर के शाम को जो कमा कर लाता है उससे अपना पेट भरता है, तो वो दान नहीं कर सकता है, ठीक बात है ना। लेकिन जो व्यक्ति इतना कमा रहा है कि वो अपने साथ साथ 4 फैमिलीज को और खिला सकता है, इट मीन्स कि वो धनवान है, राइट। तो धनवान व्यक्ति धन का दान करेगा तब ना जब धन होगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का दान तब करोगे ना जब इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन होंगे तो चार्ज क्या आएगा, माइनस। और जब इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे और जो ग्रहण करेगा उस पर चार्ज क्या आएगा, ऑटोमेटिकली प्लस। यस और नो, यस और नो, जल्दी से बताओ बात समझ आई है या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्यों प्लस लगा क्यों माइनस लगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हमें याद नहीं रह रहा है। एक बच्ची थी जिसने जो दूसरे किसी और का उसने ले रखा था, मतलब कि क्लासेस ले रखी होगी, उसने कोई बैच खरीद के रखा होगा, और वो बच्ची पूछ रही थी मैम एनोड पर माइनस ही क्यों होता है और कैथोड पर प्लस ही क्यों होता है। नो,
एक जनरल सेल की बात करूं तो एनोड पर हमेशा प्लस होता है, कैथोड पर हमेशा माइनस होता है। बट जब मैं रासायनिक सेल की बात करती हूं तो वहां पर क्या होता है, अधिक क्रियाशील धातु जो क्या अपने में से इलेक्ट्रॉन दान कर रही होती है, तो उसके पास पहले इलेक्ट्रॉन होने तो चाहिए। ऑफ कोर्स मेरे पास इलेक्ट्रॉन होगा, मेरे पास धन होगा तो मैं धन का दान करूंगी। सिमिलरली यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे तो चार्ज माइनस आएगा, देन इलेक्ट्रॉन बार बार देते जाएंगे तो एक समय में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। बट कमी नहीं होने देगा लवण सेतु, वो यहां से इलेक्ट्रॉन वापस ट्रांसफर करके इसके ऊपर माइनस चार्ज को बैलेंस करता रहता है। डन, ओके, नाइस, सबको समझ में आया? एक बार थम्स अप जरूर भेजेंगे सभी बच्चे, राइट। चलिए जी, क्लियर हो गया टॉपिक, कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। चलते हैं आगे। ये रहा आपका विद्युत रासायनिक सेल, जो बहुत ही सुंदर सा तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसको हम अच्छे से समझ सकते हैं एज ए डायग्राम, क्योंकि ये एग्जाम में भी आता है और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली सचित्र वर्णन करो इस तरीके से, तो आप अच्छे से लिख लो। मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता रही हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, इवन ये भी बता रही हूँ कितने मार्क्स का आता है। तो अभी अपने नोट्स में जरूर लिख लेना, ताकि आने वाले समय में ये ना पूछना पड़े मैम ये चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। हम पहले से ही इसको तैयार करते हुए चल रहे हैं, राइट। तो आ जाओ बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं भाई, संरचना की मैं बात करूं तो संरचना में क्या होता है, संरचना में क्या होता है बेटा जी, संरचना में होता है कि अपने पास क्या होते हैं, 2 अलग अलग पात्र होते हैं, दिख रहे होंगे 2 पात्र होते हैं। उन पात्रों में 2 धातु की छड़ होती है। किसकी छड़ होती है? धातु की छड़ होती है। धातु की छड़ होती है तो धातु की छड़ किसकी होती है? जो लवण आपके पास है उस लवण में उपस्थित धातु जो होती है, धातु, वही धातु यहाँ पर छड़ के रूप में काम में ली जाती है। सिमिलरली अगर आपके पास ZnSO4 का सॉल्यूशन है तो जिंक की छड़ लेंगे आप, हाँ या ना। और यदि आपके पास किसका है भाई, आपके पास CuSO4 का सॉल्यूशन है तो आप किसकी लेंगे, Cu की, यहाँ Zn की। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई शंका किसी को भी हो तो वो मुझे पूछ सकता है, ठीक बात, ओके। चलो जी आगे। अब आता है, पात्र तो हो गया है, लवण सेतु भी हो गया है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्यों लगा है? क्योंकि ये केवल और केवल धारा को, जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन बताएगा कि वो किस तरफ जा रही है। इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो ये इस तरफ दिखाई देगा, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं तो ये इस तरफ दिखाई देगा। डन, विपरीत दिशा में मूव करता हुआ नजर आता है। अब आप 12वीं क्लास में आ चुके हैं, 11th में अगर फिजिक्स की प्रैक्टिकल लैब में आप गए हैं तो वहाँ गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, ये सब आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो यू मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम आप जरूर फिजिक्स की प्रैक्टिकल लैब में जरूर जाएं और इन सब चीजों को जरूर देखें, क्योंकि प्रैक्टिकली चीजें देखने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ठीक साहब, आओ जी, क्लियर हो गया। लवण सेतु जो 2 पात्रों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। अब आता है इसके अंदर कौन सा पदार्थ भरा हुआ होता है, अगर पदार्थ भरा होता है, या फिर यूं कहूं कि 1m कंसंट्रेट का सॉल्यूशन भरा होता है, जो सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, क्लियर, ओके, डन। चलते हैं आगे। अब ये तो हो गई क्लियर बात, सबको हो गई बात समझ में आ गई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो चलते हैं आगे। अब आता है इसकी कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली क्या कह रही है कि जिंक की तुलना में Cu अधिक सक्रिय है, इसलिए जिंक की छड़ इलेक्ट्रॉन का दान करके Zn से Zn+2 बनाती है। अभी इतना ध्यान नहीं देना, अगर आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं कि जो जिंक की छड़ है, जो जिंक की छड़ है वो अधिक क्रियाशील है, वो अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगी। दान करने के बाद इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। कितने दान कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज आएगा, +2। अब आ जाओ, यहाँ पर Cu है,
+2 और SO4 -2। तो Cu क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो Cu का क्या हो गया, अपचयन, और वहीं पर इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का दान, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन को दान करना ऑक्सीकरण व इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। ठीक सा बात क्लियर हुई या नहीं, जल्दी से बताइए सभी मेरे बच्चे, क्लियर हो चुका है। बस बातें नहीं करोगे, अगर आप टॉपिक पर ही ध्यान दोगे तो बेसिकली बात यही है कि आपको बात समझ में आएगी। अगर बातें करोगे तो बस फिर तो हरे कृष्णा यही जपो तुम, और कुछ नहीं हो सकता है। तो पूरा ध्यान से क्लास करो। डन, चलो आ जाओ जी, आ जाओ। अब चलते हैं आगे। तो ये कार्य प्रणाली की अपन बात कर रहे थे, तो Zn से Zn +2 समझ में आ गया। सेकेंड थिंग, इसी विलयन में इलेक्ट्रॉन Zn की साथ शेष बचता है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक बात है, समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। नहीं आया है तो मैं फिर समझा देती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास एक धातु की छड़ है जिसमें से आपने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया है, जिसे अपन यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे Zn +2। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो -2 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, देन ये किस में कन्वर्ट होगा, Zn +2। 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, चलो अब आता है Zn की जो छड़ होती है उसका ऑक्सीकरण होता है। मैंने अभी कहा इलेक्ट्रॉन का दान ऑक्सीकरण होता है। आपने 11th में 8वां चैप्टर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो अपने चैप्टर का नाम था रेडॉक्स अभिक्रियाएं, वहां पर आपने पढ़ा है बहुत ही अच्छे से, मैंने ही आपको पढ़ाया है। सो इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है कि यहाँ ऐसे क्यों कह रहा है, Zn का ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन का दान ही ऑक्सीकरण होता है। क्लियर, वेरी गुड। चलते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन जिंक की छड़ पर शेष रहने के कारण इसे ऋण पोल कहते हैं। Zn की छड़ पर इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं, इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इसीलिए वहां पर ऋणावेश होता है। जिंक की छड़ में इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से होते हुए Cu की छड़ पर जाते हैं। अभी आपने देखा था ना, ये आपके पास पात्र थे, यहाँ लवण सेतु था और यहाँ पर 2 छड़ लगी हुई थी और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ था। तो वोल्ट मीटर लगा हुआ था तो वो वोल्ट मीटर एक बाह्य परिपथ हो गया और यहाँ पर उसमें क्या हो गया, वो किस और चले गए, इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ, और कॉपर ने उनको क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। डन, बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी जल्दी बात आओ, क्लियर हुआ या नहीं, डन है, वेरी गुड। आओ जी, हम कार्य प्रणाली की बात कर रहे हैं कि वो सेल कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले 2 पात्र थे, जिंक की छड़ ZnSO4 में, Cu की छड़ CuSO4 में, और उसके बाद में हमने आगे देखा कि Zn जो है वो अधिक क्रियाशील है, अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, दैट इज Zn +2। और वहीं पर मैं बात करूं अगर Cu की तो Cu +2। क्लियर, चले तो Cu से Cu +2 जो था, तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो यहां पर आएगा प्लस और ये हो गया रिएक्शन कंप्लीट। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन बहने की दिशा के विपरीत दिशा में जाती है, अर्थात विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं भाई, ये रहे पात्र है ना, और ये रहा लवण सेतु, ये रही आपकी छड़ और ये रही, ठीक बात, ये रहा, ये माइनस ये प्लस, ठीक। यहां से इलेक्ट्रॉन गया, इधर आया, इलेक्ट्रॉन यूं आ रहा है तो धारा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत। अब मेरे से एक बार मेरा ही एक अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ। 11th का बच्चा मेरे पास ट्यूशन कर रहा था, तो उसने बोला कि मैम इलेक्ट्रॉन के विपरीत ही धारा क्यों, उसकी डायरेक्शन में क्यों नहीं। अरे समझने का फर्क है, देखने का फर्क है कि देखो ना, इलेक्ट्रॉन यूं चल रहे हैं, ठीक है, तो धारा तो यूं ही चलेगी ना, इलेक्ट्रॉन यूं चल रहे हैं तो धारा यूं चल रही है
है ना। तो इस चीज को देखते हुए यूं कह दिया गया कि इलेक्ट्रॉन यूं जा रहे हैं, तो इसके विपरीत क्या चल रही है धारा, आगे आगे इलेक्ट्रॉन, पीछे पीछे धारा। धारा क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही तो है भाई, पर दिशा विपरीत क्यों है कि जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तभी तो पीछे धारा का प्रवाह होगा, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन चलना दिखाई देंगे। अगर वो स्टेबल है तो वो चल सकता है क्या, वो दिख सकता है क्या, नो। वो चलेगा तो उस क्रम को ही हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। और डायरेक्शन क्या भाई, आपका इलेक्ट्रॉन यहां आया भाई, वो जिंक से कॉपर पर पहुंचा तो फिर ही तो धारा शुरू होगी। तो कॉपर से जिंक की ओर धारा हुई कि नहीं, अगर जिंक से कॉपर तक इलेक्ट्रॉन आए नहीं तो धारा कहां से दिखाऊं, ऐसा तो है नहीं अपने पापा का खजाना है वहां से इलेक्ट्रॉन की धारा निकाल के दिखा देता, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो भाई कॉपर, जिंक से कॉपर तक इलेक्ट्रॉन आए तभी तो धारा दिखी, और धारा कहां चली, कॉपर से किस तरफ चली, जिंक की ओर चली। तो उसे हम क्या कहते हैं, दिशा क्या होती है, अगर वो माइनस से प्लस है तो धारा प्लस से माइनस होगी। क्लियर, बात समझ आई कि नहीं। आज छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है ना वो बारीकी से क्लियर करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप बच्चे अभी समझ नहीं पा रहे हैं, पर एग्जाम नजदीक आता है ना तब आपको लगता है कि अभी क्या करें। ठीक है, चलो क्लियर हो गई होगी बात। अब चलते हैं आगे। सेल अभिक्रिया निम्न है। सेल अभिक्रिया दिस वन, ऑक्सीकरण और अपचयन। Zn Zn+2 Cu, सही है भाई। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने ग्रहण किए, इसने दिए तो प्लस हुआ, ये उदासीन हो गया। बोलो ना यस और नो, बात क्लियर हुई है या नहीं सभी की, जल्दी से बोल दो यस और नो। डन है, वेरी गुड वेरी गुड। यही अच्छा लगता है कि आप अच्छे से चीज़ों का रिप्लाई कर रहे हैं, और मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं वो आपके दिमाग और दिल तक ज़रूर पहुँचे, पहले दिल और फिर दिमाग तक, है ना, क्योंकि रिश्ता तो दिल से है ना, है कि नहीं। तो वही चीज़ कह रहे हैं, कनेक्ट होना ज़रूरी है। अगला है, दोनों अर्ध सेलों के विभव में अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ई सेल व्यक्त करने के लिए डेनियल सेल का मानक विद्युत वाहक बल 1.10 होता है, यानी कि मानक विभव 1.1 वोल्ट होता है। हमेशा कोई भी सेल लो और उस सेल में अगर विभव आ रहा है तो विभव का मान हमेशा क्या होगा, 1 वोल्ट। ठीक, जैसे कि ई सेल बराबर राइट लेफ्ट कैथोड माइनस एनोड। डन, डायरेक्ट वैल्यू निकाली जा सकती है ई नॉट सेल की मानक विभव की मान। अगर आपको ई नॉट सेल की वैल्यू पूछे तो आप डायरेक्टली कैथोड माइनस एनोड कर देना ताकि बात समझ में आ जाए। ई सेल बराबर पॉजिटिव, ई नॉट सेल बराबर प्लस 0.3। क्लियर, हमेशा कॉपर की वैल्यू और जिंक की वैल्यू फिक्स है, 0.34 दैट इज कॉपर और 0.76 मतलब जिंक। बस फर्क इतना कि अगर ये आपके पास किस में है, कैथोड में है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज है, अगर ये कभी भी एनोड के रूप में आया तो इसके ऊपर प्लस, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। बस वैल्यू नहीं बदलेगी, वैल्यू के आगे के निशान बदल जाएंगे। क्यों, अगर कोई कैथोड पर है तो प्लस, एनोड पर है तो माइनस, विभव का मान दिखाई देता है। चले, डन। कोई दिक्कत है किसी को, होनी तो नहीं चाहिए, जितना मैंने कोशिश किया है। चलते हैं आगे। तो ये हो गया आपके विभव का मान 1.1 वोल्ट निकाल कर बता दिया है कि हमेशा 1.1 वोल्ट होता है, बट क्या आप निकाल के बता सकते हैं, यस डेफिनेटली। तो हमने यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके भी बता दिया है, आप चाहें तो घर पे खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं। आओ बच्चों, अब आता है यदि ई बाह्य, यानी कि अगर आपके पास विद्युत रासायनिक सेल है और विद्युत रासायनिक सेल में आपके पास 3 कंडीशन है तो क्या होगा। बाह्य सेल का मान कम है,
फिर बराबर है, फिर ज्यादा है। जरा ध्यान दो बेटा, है ना। अपने पास क्या है, 1.1 वोल्ट से बाह्य बल कम है। यहां से मैं चलती हूं, ठीक है। मैं यहां पर डायग्राम बना रही हूं आपके सामने, आप लोग भी अच्छे से बना ले, मेरे साथ साथ ही बना ले, ताकि आपको भी चीजें समझ में आ जाए। मैं भी बना रही हूं, आप भी बनाओ। ठीक है, ठीक है। आ जाओ जी, आ जाओ। ये रहा आपका विभव और ये रहा आपका सेल, ठीक है। डन, कोई इश्यू नहीं। ऐसे तीनों मैं बना देती हूँ ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो और हमें भी ना हो, ताकि मैं समझाने में कंफर्टेबल रहूं और आप समझने में। ज़रूरी है ये चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक आप कितनी भी कोशिश कर लें कॉन्सेप्ट तक पहुंचने की, बट वो नहीं पहुंच सकते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, ये आ गया। डन, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ठीक है, माइनस प्लस, लास्ट ये रहा, यही सेम यहाँ पर विभव, ये वोल्ट मीटर, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा प्लस और ये माइनस। बच्चों ध्यान दो, चलो आ जाओ। अब आपके पास आता है यहाँ पर क्या भाई, बाह्य बल कम है ना, बाह्य बल कम है ना। यहाँ पर ये बड़ा, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। माइनस प्लस डन है, कोई इशू नहीं है, किसी भी बच्चे को होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आ जाइए। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, अभी तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ और धारा इस तरफ, ठीक है। और बाह्य विभव का मान क्या है, बाह्य विभव कम है 1.1 वोल्ट से। ये तो क्या हो गया, विद्युत रासायनिक सेल। एक समय आया जब दोनों के बीच में धारा का प्रवाह क्या हो गया, रुक गया, यानी कि I बराबर 0 हो गया। इस समय विद्युत वाहक बल का मान किसके बराबर हो गया, 1.1 वोल्ट के बराबर हो गया। इस समय कोई भी सेल कार्य नहीं कर रहा है, धारा का प्रवाह हो ही नहीं रहा है, तो कार्य भी नहीं हो रहा है। बट यहां क्या हो रहा है, यहां पर क्या हुआ कि अब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यूं हो गया और धारा का प्रवाह यूं, यानी यहां माइनस और यहां क्या आ गया बेटे जी, प्लस आ गया। ठीक बात, क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है। तो यहां पर जब प्लस एनोड पर आया और कैथोड पर माइनस आया तो ये क्या बन गया, वैद्युत अपघटनी सेल। क्लियर है। Cu की छड़ से जिंक की ओर चले जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन Cu की छड़ से Zn की छड़ की ओर चले जाते हैं, Zn Cu। ठीक बात। तो विद्युत अपघटनी सेल जो है वो रासायनिक सेल को हम विद्युत अपघटनी सेल में, विद्युत अपघटनी सेल को हम रासायनिक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी बच्चा अच्छे से इस डायग्राम को बनाएगा तो एकदम प्रॉपरली जो मैंने बनाया है आप भी वैसे ही बनाएं, ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। ठीक बात है, समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है।
चलते हैं आगे। तो ये रिएक्शंस यहाँ पर हो ही चुकी हैं। अब आता है, जब आपने सेल बना लिया है तो आप इस सेल आरेख को कैसे प्रदर्शित करेंगे, यानी सेल आरेख का मतलब होता है जो रिएक्शन हो रही है उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे हम सेल आरेख कहते हैं। सेल आरेख में एनोड बाईं तरफ, कैथोड दाईं ओर लिखा जाता है। लिखते समय पहले लवण के विलयन को बाद में लिखते हैं। दोनों के मध्य खड़ी रेखा खींच देते हैं डेनियल सेल के लिए। यह आपके समक्ष है धातु और लवण, ठीक है। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेल को कैसे लिख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। आपके पास एक रिएक्शन है, दिस इज Zn, है ना, Zn प्लस Cu प्लस 2, Zn प्लस 2 प्लस Cu। क्लियर है, हाँ या ना, डन है। तो यहां पर अपन देखेंगे कि अपने पास धातु आयन, तो एनोड के ऊपर क्या है, Zn से Zn प्लस 2, दोनों के बीच में लवण सेतु, और Cu प्लस 2 से क्या लिख दिया बेटा, Cu, एनोड और ये कैथोड। तो एनोड बाईं तरफ, कैथोड दाईं ओर लिखा जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को होनी भी नहीं चाहिए। अब सबसे अच्छा टॉपिक, लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है बच्चों, सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रोड विभव वह होता है जिसमें एक ही धातु की छड़ होती है और वो सॉल्यूशन के अंदर होती है। तो उस छड़ और विलयन के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एक धातु की छड़ और उसके जो वो छड़ जिस विलयन में है उनके मध्य जो संबंध होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, धातु की छड़ और उसके आयनों की विलयन में डाला जाता है तो धातु और उसके आयनों में धनात्मक ऋणात्मक आवेश आ जाता है। धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जो अपन ने टॉपिक्स पढ़े हैं, बेसिकली हमने रासायनिक सेल को पूरा डिस्कस कर लिया है। सेल आरेख कैसे बनता है बता दिया गया है, ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है बता दिया है, और इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है हमने बात कर ली है। इसको प्यार से, अच्छे से, धैर्य से बार बार पढ़ना है। होमवर्क जो दिया गया उसे करना है ताकि आप अगली क्लास में अच्छे से मेरे साथ कनेक्ट कर सकें। राइट, जो होमवर्क है उसका लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में है, प्लीज उसको अटेम्प्ट करो। चैनल के ऊपर नए हो तो उसे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा संख्या में शेयर करो ताकि सभी बच्चे देख सकें। राइट, तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।